हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। और आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के टेस्ट का डिस्कशन। मध्य एमपीपीएससी 2020 के टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज है। इसके 17वें टेस्ट का हम डिस्कशन करेंगे, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। कल हमने मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास पढ़ा था, उसका डिस्कशन किया था। मुझे उम्मीद है आप लोग पढ़ के आए होंगे आज मध्यकालीन इतिहास। कल मैंने आपको टॉपिक बता दिया था। अगला टॉपिक जो होगा वो होगा मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, तो उसको भी आप कल पढ़ के आइएगा। इस टेस्ट की शुरुआत करें उससे पहले इस टेस्ट के बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है, केवल 499 रुपए में आपके लिए अवेलेबल है। और जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेस किए हुए हैं एमपीपीएससी के, उन लोगों के लिए मात्र 399 रुपए में अवेलेबल है। तो अभी भी आप नोट्स परचेस करने के बाद अगर इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो ये आपको 399 रुपए में ही मिल जाएगी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है, 125 टेस्ट में होंगे और 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर चुके हैं। ये हमारा एक क्विज चल रहा है, प्रतियोगिता चल रही है। आप चाहे तो इसमें भाग ले सकते हैं। 5000 का फर्स्ट प्राइज है, 2500 का सेकंड प्राइज है और 100 रुपए की इसकी मात्र रजिस्ट्रेशन फीस है। इसमें 50 प्रश्न होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी पे, और 24 मई को ये टेस्ट होने वाला है। तो इससे पहले आप कभी भी रजिस्टर करके और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, ये आज के हमारे टॉपर्स हैं। टॉपर्स कौन होते हैं? वो होते हैं जिन्होंने इस टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर किया हुआ होता है, आप याद रखिएगा। और ये टॉपर्स वो होते हैं जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा स्कोर किया। हो सकता है आपकी जो लिस्ट आती है टॉपर्स की उसमें कोई और नाम आए, यहाँ पर दूसरे। वहां पर क्या हो जाता है, जिसने 4 बार में अटेम्प्ट किया, यानी एक बार दे दिया, दूसरी बार दे दिया, 4 बार दिया, तब जाके 50 में से 50 सही कर दी, तो उनके नाम नहीं आते। जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा स्कोर किया वो, तो पहला नाम है अनेक सिंह भदौरिया। अनेक सिंह भदौरिया का लगातार अच्छा प्रदर्शन है, इनने 42 क्वेश्चन सही किए 50 में से। दूसरा नाम है पवन प्रजापति, इनका भी पिछली बार वही नाम था, 38 क्वेश्चन इन्होंने सही किए हैं। तीसरा नाम है ज्योति का, इन्होंने 36 क्वेश्चन सही किए। चौथा नाम है रोशन सवाई का, इनका भी अच्छा स्कोर है, 33 इन्होंने सही किए हैं। और पांचवा नाम है कयूम का, इन्होंने भी 33 क्वेश्चन सही किए हैं। अब जिनके दोनों बराबर क्वेश्चन सही होते हैं, तो जिसने कम समय में सही किया होता है उसका नाम ऊपर आता है। अगले टेस्ट में आपका नाम भी यहाँ पर आ सकता है। तो कल का जो टेस्ट है उसको आज बड़े ध्यान से दीजिए, अच्छे से दीजिए, और पहले अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा क्या कीजिए, स्कोर कीजिए, तो यहाँ आपका नाम आ जाएगा। मेंस की क्लास जल्दी स्टार्ट करवा देंगे, आप चिंता मत करें। राइट, अभी आप इस क्लास पे फोकस करें जो क्लास चल रही है उस पे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने आ गया है। ध्यान से प्रश्न को देखो और आंसर दो कि अकबर के किस सूबेदार ने रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया था। आपने ये बताना है इनमें से कौन सूबेदार था या कौन सेनापति था जिसने रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया था। अब रानी दुर्गावती के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। ये कहां की शासिका थी? तो ये शासिका थी गोंडवाना की। गोंडवाना की कहां पर है ये जगह? मंडला में, मंडला की ये शासिका थी। अच्छा, राजकुमारी कहाँ की थी? क्योंकि रानी थी यहाँ की, तो राजकुमारी मतलब ये पितृपक्ष से किस तरफ से थी? तो चंदेल राजकुमारी थी। कई बार पूछ लिया जाता है ये भी। तो क्या थी ये? चंदेल राजकुमारी थी। राइट। और जब इन पर आक्रमण किया था अकबर ने, तो अकबर के किस सूबेदार ने आक्रमण किया था? तो आसफ खान के द्वारा यह आक्रमण किया गया था। और कब किया गया था यह आक्रमण, आपसे पूछा जा सकता है। 1564 में। इसमें इनकी हार हुई थी, तो बाद में इन्होंने खुद अपने कटार घोंप के आत्महत्या कर ली थी ताकि उनके शरीर को कोई ना छू सके। तो ये आपको याद रखना है। रानी दुर्गावती, मंडला, गढ़ मंडला या गढ़ा राज्य कहा जाता था। चंदेल राजकुमारी थी। आसफ खान जो था वो सेनापति था अकबर का, जिसने इस युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। राइट, तो ये सारी चीजें थी जो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये दूसरा प्रश्न है। निम्न में से किस राज्य क्षेत्र का नाम भथा था? देखिए, भथा राज्य क्षेत्र आप में से संभवतः बहुत से लोगों को पता होगा। ये भारत जो मध्य प्रदेश है, आज का मध्य प्रदेश, उसका पूर्वी हिस्सा। राइट, उसका पूर्वी हिस्सा। तो ये मैंने आपको हिंट दी है, आप इससे समझ सकते हैं। जिसका आंसर पता है वो कमेंट करके आंसर देगा, जिसको नहीं पता है वो मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। जरा बताओ, जरा इसका आंसर किस किस को पता है दूसरे प्रश्न का, कि किस राज्य क्षेत्र का नाम भथा था? पुराना नाम कई बार पूछ लिया जाता है। तो रीवा का नाम क्या था? रीवा का। अब क्या ऑप्शन में रीवा दिया गया है? तो रीवा नहीं दिया गया। विंध्य प्रदेश दिया जाता तो संभवतः सही था। यहां पर दिया बघेलखंड। देखिए, बघेलखंड भी उसी क्षेत्र को कहा जाता है। राइट, बघेलखंड किस क्षेत्र को कहा जाता है? रीवा वाला जो क्षेत्र है वो बघेलखंड कहलाता है, बघेलखंड रियासत। तो वो जो रियासत थी इसको प्राचीन काल में किसके नाम से जाना जाता था? भथा के नाम से जाना जाता था। ये वही रियासत थी जहां रामतनु पांडे, क्या नाम था? रामतनु पांडे। कौन थे रामतनु पांडे? तानसेन।
तानसेन इसी रियासत के राजा रामचंद्र जी के दरबार में थे, जो अकबर के दरबार में बाद में चले गए थे। तो ये आपको याद रखना है। भथा किसका प्राचीन नाम था? तो रीवा का, रीवा रियासत का, या बघेलखंड का, या विंध्य प्रदेश का। राइट, तीनों का एक ही चीज सही होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, कि 1707 में औरंगजेब ने निम्न में से ओरछा के किस राजा से संधि की थी? अब यहां पर आपको यह समझना होगा, ओरछा की थोड़ी सी कहानी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओरछा में जो शासक राज करते थे वो बुंदेला शासक थे। राइट, अब बुंदेला शासक जो थे उनमें एक वीर सिंह बुंदेला थे। क्या नाम था उनका? वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया? वो किसकी फ्रेंडशिप उनके साथ किसके साथ थी? सलीम के साथ में। सलीम अकबर का पुत्र जो बाद में जहांगीर के नाम से शासक बनता है। तो सलीम के कहने पर उन्होंने क्या किया? अबुल फजल की हत्या कर दी थी सलीम के कहने पे। जब जहांगीर के नाम से सलीम शासक बना तो वीर सिंह बुंदेला क्या बने? वहां के राजा बने। कहां के? यहाँ के क्या बोले? ओरछा के। राइट, तो ये आपको इतनी कहानी याद होना चाहिए। अब उसके बाद में जहांगीर जब तक राजा था तब तक तो इनके बीच में सब कुछ ठीक ठाक चला। जहांगीर के बाद में जब शाहजहां राजा आया तो फिर जुझार सिंह जो थे, जुझार सिंह, उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, और उस विद्रोह को आगे बढ़ाया छत्रसाल जी के पिता चंपत राय जी के द्वारा औरंगजेब के समय। और छत्रसाल जी ने क्या किया था? उसी विद्रोह को आगे बढ़ाया औरंगजेब के समय, ये आपको याद रखना है। और लड़ाइयां चलती रही। फाइनली 1707 में औरंगजेब ने क्या किया? इनके साथ संधि करनी पड़ी छत्रसाल के साथ, और इनको राजा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? राजा की उपाधि दी थी। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी। कहां पर? ओरछा के आसपास में। तो ये किसकी कहानी थी? आपको सब याद रखना है, ओरछा के। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, ये चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अकबर के द्वारा मालवा पर किए गए आक्रमण में निम्न में से किसे पराजित किया गया था? तो अकबर ने जब मालवा पर आक्रमण किया तब यहां पर कौन शासक था? शॉर्ट में अगर आपको बताना है तो यही बताना है कि अकबर ने किसके समय यहां पर शासक किया, किसने यहां पर किस समय आक्रमण किया था? तो 1561-62 में। आपको डेट बता देता हूं, 1561-62 में यह आक्रमण हुआ था। आक्रमण दो लोगों, आदम खान, सेनापति का नाम सुन लो आप। आदम खान इसका सेनापति था जब आक्रमण किया था आदम खान, और पीर मोहम्मद, दूसरा नाम क्या था? पीर मोहम्मद। तो अब आप मुझे बताइए कि किसके विरुद्ध वो आक्रमण हुआ था? तो याद होना चाहिए, मांडू का शासक था बाज बहादुर। राइट, बाज बहादुर के विरुद्ध ये आक्रमण हुआ था, और इसमें बाज बहादुर जो था वो मारा गया था। सारंगपुर है एक जगह राजगढ़ जिले के अंदर, वहां पर इसकी बाज बहादुर की जो है समाधि बनी हुई है। एक्चुअल में इसने क्या किया था? बाज बहादुर ने पहले, अगर बाज बहादुर की बात करें तो इसने पहले रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया था, लेकिन रानी दुर्गावती से हार गया था, और एक महिला से हार जाने के कारण फिर इसने युद्ध में पूरी तरह से भाग लेना छोड़ दिया था, और ये संगीत प्रेमी हो गया। संगीत में, ललित कलाओं में अपना समय व्यतीत करने लगा। इसकी जो वाइफ थी बाज बहादुर, रानी रूपमती, उनके प्रणय गाथा बहुत ज्यादा फेमस है। और उसके बाद फिर ये युद्ध हुआ था, और फाइनली ये 1561-62 के युद्ध में मारा गया, और यहां से अकबर का शासन यहां पर हो जाता है मालवा में। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और ये 5वां प्रश्न होगा। क्या कहा गया? 5वां प्रश्न है कि बाबर ने जब चंदेरी पर आक्रमण किया था तब चंदेरी का राजा कौन था? देखिए, बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कब किया था यह आपको पता होना चाहिए। तो 1528 में। 1528 में। उससे पहले खानवा का युद्ध हो चुका था। खानवा के युद्ध में किसके विरुद्ध हुआ था? राणा सांगा के विरुद्ध। राणा सांगा के विरुद्ध। तो चंदेरी के उस शासक ने राणा सांगा की सहायता की थी खानवा के युद्ध में, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन था चंदेरी का शासक? तो ये था मेदिनी राय। कौन था? मेदिनी राय। मेदिनी राय ने क्या की थी? किसकी सहायता की थी? राणा सांगा की सहायता की थी। तो फिर इसने क्या किया? 1528 में मेदिनी राय के विरुद्ध क्या कर दिया? युद्ध कर दिया, पहली चीज। अच्छा, जब मेदिनी राय के विरुद्ध युद्ध किया गया तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि मेदिनी राय जो था उसका जो किला था बहुत ज्यादा मजबूत माना जाता है, चंदेरी का किला। लेकिन बाबर की सेना ने उस पूरी पहाड़ी को रात भर में काटने के बाद में क्या कर दिया था? राइट, क्या कर दिया था
कि बाबर ने क्या कर दिया था, उस पूरी पहाड़ी को काटा और रात भर में रास्ता बना लिया। फिर फाइनली जब वहां से लड़ाई शुरू हुई तो सबको पता था कि लगभग सबका मरना तय है, तो ऐसे में वहां की जो महिलाओं ने क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। जौहर, तो जौहर कुंड कहां पर है, तो ये जौहर कुंड जो है इसी चंदेरी के किले में स्थित है। सतखंडा महल और ये जौहर कुंड वगैरह सब कहां पर है, ये मेदिनी के ये यहाँ पर चंदेरी के किले में है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न जो आपके सामने आएगा और वो होगा छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न पूछा गया है कि बीबी की मस्जिद मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है। ये बीबी की मस्जिद आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में कहां पर है, राइट, बताएं। बीबी की मस्जिद मध्य प्रदेश में कहां पर है, कमेंट करके जरा मुझे बताओ इसके बारे में। जौहर कुंड, वेरी गुड। बीबी की मस्जिद देखिए, खंडवा में नहीं है, खरगोन में नहीं है, बड़वानी में नहीं है, ये बुरहानपुर में है। कहां पर है ये, बुरहानपुर में है। ये आपको याद रखना है बीबी की मस्जिद। इसके अलावा फारूकी ईदगाह भी अगर आपसे पूछा है तो वो बुरहानपुर में है। एक्चुअल में बुरहानपुर में क्या था, बुरहानपुर में मुमताज महल की मृत्यु कहां पर हुई थी, मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर में ही हुई थी। और ये वही मुमताज महल है जिसकी कब्र के लिए ताजमहल बनवाया गया था। तो पहले बुरहानपुर में ही मकबरा था, फिर यहां से लेके जाया गया था आगरा, और आगरा में फिर इसको डबल से दफनाया गया था आगरा के ताजमहल में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बुरहानपुर मुमताज महल से संबंधित है। बीबी की मस्जिद भी यहीं पर बुरहानपुर में ही स्थित है, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, उससे पहले ये हमारी टेस्ट सीरीज है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 499 रुपए में ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसको आप ज्वाइन कर पाएंगे, राइट। यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज 125 टेस्ट में मिलने वाले हैं, और 399 में उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने हमारे प्री के नोट्स परचेस किए हुए हैं। संख्या को आगे बढ़ाओ, शेयर कर दो जरा क्लास को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। अभी संख्या कम हो गई है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी लोग इसका फायदा ले सकें। चलिए, 7वां प्रश्न, असीरगढ़ के किले में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। असीरगढ़ का किला कहां, पहले तो ये बता दें, राइट। असीरगढ़ का किला कहां पर है, तो असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है, और इस किले को दक्षिण के द्वार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि असीरगढ़ का किला ऐसा माना जाता है कि अभेद्य किला है, इसको जीता नहीं जा सकता। अकबर ने भी जब इस किले को जीता था, राइट, अकबर ने भी जब ये किला जीता था तो वहां का जो किलेदान था, या जो वहां का रक्षक था, पहरेदार था, उसको कुछ लालच देने के बाद में इसके गेट खुलवाए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। तो इसको दक्षिण का द्वार कहा जाता है। अब इस किले का निर्माण राजा अहीर ने करवाया था, पूछा जा सकता है, राजा अहीर ने इस किले का निर्माण करवाया था। तो राजा, ये जो असीरगढ़ का किला है, यहाँ पर एक जामा मस्जिद है, इसमें इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजा अली खान ने करवाया था। क्या नाम याद रखेंगे आप, राजा अली खान ने इसका निर्माण यहाँ पर करवाया था। और खानदेश उसको कहा जाता था उस समय, आज का निर्माण जो है उसको उस समय क्या कहा जाता था, खानदेश। ये आप याद रखेंगे, खानदेश इसको कहा जाता था, राइट। आगे बढ़ जाते हैं भाई। नोट्स अभी जिन लोगों की नोट्स रुकी हुई है, लॉकडाउन के कारण कुरियर बंद है। मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, पूरे देश में कुरियर बंद है। जैसे ही कुरियर सर्विस रिज्यूम होगी, आप सबके नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। आप सभी को आज की कंडीशंस पता है, पीडीएफ अपडेट कर दी गई है सभी की। जिन लोगों ने भी नोट्स परचेस किए हैं, सबकी पीडीएफ एप्लीकेशन में अपडेट कर दी गई है। सभी चैप्टर्स की पीडीएफ है, आप वहां से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं, राइट। चलिए, अब देखेंगे 8वां प्रश्न कि कमाल मौला की मस्जिद और लाट की मस्जिद ये किस जिले के अंदर है। कमाल मौला की मस्जिद, लाट की मस्जिद, और ये किस जिले के अंदर है, यहाँ पर ये आपको कमेंट करके बताना है। जरा कमेंट करके बताइए कि किस किस को इसका सही आंसर पता है। बताएं जरा कमेंट करके किस किस को इसका सही आंसर पता है। कमाल मौला की मस्जिद, वेरी गुड। अभी प्रिंटेड मेंस के नोट्स तैयार हो रहे हैं, अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे ही अवेलेबल होंगे आपको बता दिया जाएगा। चलिए, अब देख लीजिए, यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है धार।
कहां पर है कमाल मौला की मस्जिद? धार में है, और लाट की मस्जिद भी धार जिले के अंदर ही है, धार के अंदर है, ये आपको याद रखना है। और इसी के पास में कमाल मौला मस्जिद के पास में सरस्वती मंदिर या वाघ देवी का मंदिर भी है। सरस्वती मंदिर, वाघ देवी का मंदिर है, जिस पर वसंत पंचमी अगर कभी वहां पर, क्योंकि नमाज भी पढ़ी जाती है और शुक्रवार को कभी वसंत पंचमी पड़ जाती है तो धार में बड़ी खराब सिचुएशन बन जाती है, धार्मिक माहौल काफी बिगड़ जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कमाल मौला की मस्जिद और वाघ देवी की प्रतिमा वहां पर थी, और सरस्वती मंदिर। चलिए आगे बात करेंगे नवे प्रश्न की। नवा प्रश्न है कि मांडू की जामा मस्जिद का निर्माण निम्न में से किस राजा ने करवाया था? अब इस जामा मस्जिद को जामी मस्जिद भी कहा जाता है, जामी मस्जिद भी इसको कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। जामा मस्जिद या जामी मस्जिद दोनों एक ही नाम है, और वहां की सबसे सुंदर मस्जिद में से एक है मांडू, जिसको सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, राइट। तो इसमें से किस शासक ने इसका निर्माण करवाया था? खिलजी वंश, ये मध्य प्रदेश का खिलजी वंश था, आपको याद रखना, मध्य प्रदेश की खिलजी वंश का वहां पर शासन था। तो ये जो था महमूद खिलजी, इसने इसका निर्माण करवाया था। सबसे सुंदर वहां की ये पूरी मस्जिद है। आप कभी मांडू घूमने जाएं तो वहां पर आपको ये मस्जिद जरूर दिखाई देगी। तो मांडू की जामा मस्जिद, इसका निर्माण। अच्छा, मांडू में और कौन कौन से महल हैं, उनके नाम जरा सुन लीजिए। जहाज महल, हिंडोला महल, अशरफी महल, अशरफी महल है। इसके अलावा रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल, बहादुर महल, हुशंग शाह का मकबरा। ये हुशंग शाह का मकबरा भारत की पहली संगमरमर की मकबरा था, संगमरमर की इमारत थी पूरी तरह से। तो ये हुशंग शाह का मकबरा, ये सब कहां पर है? मांडू में है, जिसको सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। आलमगीर दरवाजा है, भंगी दरवाजा है, दिल्ली दरवाजा है, ये सब दरवाजे भी वहां पर हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि हुसैन खां गोरी का वास्तविक नाम कौन था? ये हुसैन खां गोरी के बारे में आपको बता देता हूं। मालवा में मुस्लिम सत्ता या इस्लाम की सत्ता या मुस्लिम सत्ता जो थी उसको स्थापित इसी हुसैन खां गोरी के द्वारा किया गया था। गौरी वंश की स्थापना की थी हुसैन खां गोरी। मालवा में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना इसी के द्वारा सबसे पहले की गई थी, हुसैन खां गोरी। तो इसका वास्तविक नाम क्या था, यहां पर आपको ये बताना है। वास्तविक नाम इसका क्या था, जरा कमेंट करके बताइए। क्या अलाउद्दीन खिलजी था, बाज बहादुर था, फिरोज तुगलक था, या दिलावर खान था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दिलावर खान। क्या नाम है इस प्रश्न का सही उत्तर? दिलावर खान जो था वो सही उत्तर था। इसने सबसे पहले अपने मालवा के अंदर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और धार को अपनी राजधानी बनाया था। धारा नगरी या धार को अपनी राजधानी हुसैन खां गोरी के द्वारा बनाया गया था, राइट। ये आप याद रखेंगे, हुसैन खां गोरी, दिलावर खान। मध्य प्रदेश में स्वतंत्र सत्ता। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये प्रश्न है 11वां कि राजा भोज ने गांगेय देव नामक राजा को पराजित किया था। यह कहां का शासक था? राजा भोज परमार वंश के थे राजा भोज, और सबसे महान राजाओं में थे, आपको ये याद रखना है। काफी विद्वान व्यक्ति थे। धारा नगरी इनकी राजधानी हुआ करती थी, या धार इनकी राजधानी हुआ करती थी। राजा भोज के कुछ काम में आपको देता हूं। जो भोपाल का बड़ा तालाब है जिसे हम भोज ताल कहते हैं, उसका निर्माण राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। अब भोपाल में जो मेट्रो बन रही है वो राजा भोज के नाम पर उसका नाम रखा जा रहा है। भोजपुर का मंदिर है रायसेन जिले के अंदर, उसका निर्माण भी राजा भोज के द्वारा ही करवाया गया था। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। अच्छा, राजा भोज ने गांगेय देव को हराया था। ये गांगेय देव जो थे वो त्रिपुरी के कलचुरी वंश से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? त्रिपुरी के कलचुरी वंश से ये संबंधित है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है, और राजा भोज के बारे में तो आपको सब कुछ याद रखना ही रखना है, राइट। इनकी मृत्यु भी हुई थी 1060 ईस्वी में। आगे बताऊंगा मृत्यु का कारण क्या रहा था। चलिए आगे बढ़ जाइए, 12वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से किन दो राज्य की संयुक्त सेना ने राजा भोज को पराजित किया था? अंत में राजा भोज हार गए थे, पहले काफी सारी जीत इनके द्वारा की गई थी, और ये हारे थे दो राज्यों की संयुक्त सेनाओं के कारण, और उस संयुक्त सेना के हार की वजह से ही इनकी मृत्यु बाद में हो जाती है। ये आपको याद रखना है। चालुक्य और चेदी, चालुक्य और चेदी ने, चालुक्य वंश कहाँ का था? ये गुजरात से संबंधित है।
चेदी कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का जो आज का हमारा बुंदेलखंड है वो वाला क्षेत्र है। चेदी और चालुक्य इन दोनों की सेनाओं ने मिलकर राजा भोज को हरा दिया था और उसके बाद में 1061 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आप याद रखेंगे, राजा भोज संयुक्त सेना किसके कारण ये पराजित हुए थे। राइट, आगे बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि मध्य प्रदेश में मिहिर भोज के अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये मिहिर भोज जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के थे और काफी शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने क्या किया था, उस समय अरबों ने जो आक्रमण किया था, अरबों को सिंध प्रांत से आगे नहीं बढ़ने दिया था। इन्हीं के कारण था कि अरब जो थे वो सिंध प्रांत से कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए थे। राइट, और इनकी एक प्रशस्ति मिली है, ये ग्वालियर प्रशस्ति इसको कहा जाता है या ग्वालियर अभिलेख इसको कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो मिहिर भोज का अभिलेख कहां से मिला है? ग्वालियर से मिला है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ए सही हो जाएगा। ध्यान से प्रश्न को पढ़ा करो और थोड़ा सा जानकारी मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में बढ़ा लो। हमारे जो एमपी के नोट्स हैं आप उसको एडमिट करेंगे, जो एमपी के नोट्स हैं, एमपी के नोट्स में इतिहास बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत डिटेल से दिया हुआ है। ऐसा कहीं भी आपको, मुझे तो उम्मीद नहीं कि अभी फिलहाल मिल पाएगा। और जिन लोगों के पास नोट्स हैं वो इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं कि मैं सच कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। उससे पहले ये हमारी टेस्ट सीरीज है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर इसका आपका पूरा फायदा लेना है, क्योंकि अभी इसमें हम केवल 20 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, लेकिन जो टेस्ट सीरीज है उसमें हर चैप्टर से 50 प्रश्न होते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है और आपने नोट्स परचेस किए हुए हैं तो आपको केवल 399 रुपए में मिल जाएगी। और अभी भी 998 रुपए में आप नोट्स बुक करने के बाद ये आपको 399 में ही मिल जाएगी। अदरवाइज ये आपको जो है 499 में अवेलेबल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है कि आनंद पाल शाही को महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने वाला चंदेल राजा कौन था? आनंद पाल शाही महमूद गजनवी के विरुद्ध इनके द्वारा जो है क्या की गई थी, सहायता प्रदान की गई थी। राइट, आनंद पाल शाही तो कौन था? टेलीग्राम पर अच्छा फास्ट करें, ठीक है। चलिए बताइए जरा। देखिए यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि राजा धंग के बेटे थे राजा गंड। राइट, राजा धंग के बेटे थे राजा गंड और राजा गंड ने ही आनंद पाल शाही की सहायता की थी महमूद गजनवी के खिलाफ में, ये आपको याद रखना है। और ये सब कहां के थे शासक? चंदेल शासक थे। चंदेल शासक मतलब जेजाग भुक्ति, और इन्हीं में एक शासक हुए विद्याधर, राजा विद्याधर, और राजा विद्याधर के द्वारा ही कंदरिया महादेव मंदिर वगैरह का निर्माण करवाया गया था। राजा धंग ने भी काफी सारे मंदिरों का निर्माण वहां पर करवाया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये 15वां प्रश्न है कि चंदेल शासक निम्न में से किसके सामंत माने जाते हैं? देखिए चंदेल शासकों में एक शासक आखिरी जो रहे थे वो परमर्दी देव के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दो इनके यहाँ पर दो सेनापति थे, आल्हा और उदल। इनकी कहानियां आज भी आप पढ़ते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये अमर है, हालांकि है नहीं है, उसके बारे में मुझे कमेंट नहीं करना। तो इनके बात याद रखिएगा, आला उदल पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो ये चंदेल शासक प्रारंभ में किसके सामंत थे? तो प्रारंभ में ये जो थे प्रतिहारों के शासक थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के जो प्रतिहार थे उनके शासक हुआ करते थे, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या है 16वां कि भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? भूमरा शिव मंदिर ये गुप्तकालीन मंदिर है। देखिए गुप्त काल से ही मंदिरों का प्रारंभ होता है, मंदिरों का निर्माण। उससे पहले मंदिरों की कोई व्यवस्था नहीं थी, ये आपको याद रखना है। मंदिरों के निर्माण की व्यवस्था गुप्त काल के लगभग से प्रारंभ होती है, जहां पर मंदिरों में जाके पूजा वगैरह की शुरुआत होती है। मध्य प्रदेश में भी काफी सारे मंदिर हैं उसी समय के, तो उसी में से एक मंदिर है भूमरा का शिव मंदिर, और ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है यहाँ पर आपको ये बताना है। तो ये मध्य प्रदेश के जो है सतना जिले में है।
अच्छा, कल मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसमें उसे अपडेट कर देना चाहता हूं। गलती ये हुई थी कि मैंने आपको कल रूपनाथ के बारे में जब बता रहा था कि रूपनाथ जबलपुर जिले में है, रूपनाथ पहले जबलपुर जिले में था, बाद में जब कटनी जिला जबलपुर जिले से अलग हो गया तो वहां पर जो है अब रूपनाथ नहीं है। अब रूपनाथ कहां पर है? कटनी जिले के अंदर है। कल मैंने आपको रूपनाथ के बारे में बता रहा था, तब ये इसको थोड़ा सा आप फैक्ट को अपडेट कर लीजिए। तो अगर ऐसा कुछ कभी मिस्टेक हो जाती है तो क्या हो जाएगा, मैं आपको इसी प्रकार से अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो आप लगातार देखते रहें। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे 17वां कि विख्यात गुजरी महल कहां पर स्थित है? गुजरी महल कहां पर स्थित है? तो किसने बनवाया था गुजरी महल? तो इसको याद रखना, मान सिंह ने। मान सिंह तोमर ग्वालियर के शासक थे, इनकी गुजरी पत्नी थी, उन्हीं के लिए जो है गुजरी महल बनवाया गया था। और कहां पर है ये? तो गुजरी महल आप सभी को पता है, ये ग्वालियर के किले में है। कहां पर है? ग्वालियर के किले में, जिसको जिब्राल्टर कहा जाता है, किलों में का मोती कहा जाता है, स्वर्ण कहा जाता है। सबसे शानदार किला मिलाकर कहने वाली बात यह है कि ये किला है ग्वालियर किला, जहां पर क्या है? गुजरी महल है। अगला प्रश्न आपके सामने 18 कि बुंदेली वंश के किस शासक ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी? ये कहानी मैं आपको बता चुका हूं। बुंदेला शासक जिन्होंने जो है अबुल फजल की हत्या कर दी थी, किसके कहने पर की थी वो भी मैं आपको बता चुका हूं, जहांगीर के कहने पर। और जब वो शासक बने तो उन्होंने अब वहां पर एक महल भी बनाया था, जहांगीर महल। अगर ये आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में जहांगीर महल कहां पर है, तो ये ओरछा में है। ओरछा किस नदी के किनारे है? तो ओरछा जो है वो किस नदी के किनारे, जरा कमेंट करके मुझे बताओ। बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है, जिसको मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, और ये बेतवा नदी है। बेतवा नदी के किनारे ओरछा स्थित है। अब यहाँ पर आपको ये बताना कि किस शासक ने ऐसा किया था? तो वीर सिंह बुंदेला ने। किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा ये किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आएगा, ये होगा आपका 19वां प्रश्न कि महारानी कमला देवी किस राजवंश की शासिका हैं? कमला देवी, कमलापति महल आपने सुना होगा, भोपाल में है। भोपाल में है कमलापति महल, राइट। और गिन्नौरगढ़ का किला आपने सुना होगा, एक गिन्नौरगढ़ का किला जो तोते के लिए प्रसिद्ध है, रायसेन में है। ये रायसेन जिले के अंतर्गत सीमा आती है, जहां पर ये है भोपाल के पास में लगता है, तोतों के लिए प्रसिद्ध है गिन्नौरगढ़ का किला। ये जो गिन्नौरगढ़ का किला है, ये किनका किला था? ये कमला देवी का ही किला था, राइट। कमला देवी के पति की जब मृत्यु हो जाती है तो इन्होंने सहायता मांगी किससे? दोस्त मोहम्मद खान से। दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान जिसके द्वारा आधुनिक भोपाल राज्य की नींव रखी गई थी। आधुनिक भोपाल, प्राचीन समय में भोपाल नगर तो किसने बसाया था? तो ये राजा भोज ने बनाया था, लेकिन बाद का जो भोपाल था वो दोस्त मोहम्मद खान के नाम से जाना जाता है, दोस्त मोहम्मद खान। तो इन्होंने सहायता की थी कमला देवी की, और कमला देवी किस वंश की शासिका थी? तो गौड़ वंश की शासिका थी। ये आपको याद रखना है, किस वंश की शासिका थी? तो गौड़ वंश की शासिका थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और ये 20वां प्रश्न है कि उज्जैन के पास धर्मत का युद्ध हुआ था। ये उत्तराधिकार का युद्ध था जो शाहजहां के पुत्रों के बीच में चल रहा था। एक तरफ औरंगजेब था, दूसरी तरफ दारा शिकोह था, तो इनके बीच में विशेषकर युद्ध चल रहा था। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि उज्जैन के पास धर्मत का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? तो ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ा गया था, ये आप याद रखेंगे। और इसमें दारा शिकोह की जीत हुई थी, राइट। एक्चुअल में दारा शिकोह क्या था? वो शाहजहां का चहेता पुत्र था। शाहजहां उसी को शासक बनाना चाहते थे, भारतीय संस्कृति को काफी कुछ समझता भी था। आपने कई सारी न्यूज में देखा होगा, दारा शिकोह को काफी अच्छा पोर्ट्रेट किया जाता है। कई सारे जो भारतीय जो हिंदू ग्रंथ थे उनका फारसी वगैरह में इसने अनुवाद भी करवाया था, पुराणों का, महाभारत वगैरह का। तो ये आपको याद रखना है। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, इसमें औरंगजेब की जीत हुई थी, राइट। तो ये किसके बीच में लड़ा गया था? कब लड़ा गया था ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 1658 में, 1658, 1658 में 15 अप्रैल के दिन, राइट। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा वीडियो था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कल की क्लास होगी हमारी मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, तो अच्छे से पढ़ के आइएगा। और टेस्ट में आपका नाम यहाँ पर आना चाहिए, जो इस क्लास में अवेलेबल है उनका नाम इसमें आना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और इस टेस्ट को पढ़ने के बाद लगाओ, ताकि आप टॉप
5 में तो कम से कम जगह बना पाओ। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज 499 रुपए में केवल अवेलेबल है और 125 टेस्ट इसमें होंगे। एमपी की अकेले के 20 टेस्ट आपको हमने इसी प्रकार से 50-50 क्वेश्चन के करवा रहे हैं, तो लगभग 1100 क्वेश्चन इससे आपको हो जाएंगे, क्योंकि एक फुल लेंथ टेस्ट बड़ा टेस्ट भी होने वाला है इसी 20 में, तो करीब 1000 से 1100 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी प्रकार से सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे तो वो आप देंगे, और लास्ट में एफएलटी होंगी 24, जैसा कि एमपीपीएससी पूछा जाता है। तो 7500 एमसीक्यूज होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और हर प्रश्न का हम सॉल्यूशन भी उपलब्ध आपको करवा रहे हैं। रोज का समय रात को 9 बजे हमारी क्लास के होने का है, तो आप इसको देख सकते हैं, और अभी भी चाहें तो हमारे प्रिंटेड नोट्स बुक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे शानदार नोट्स 2020 के सिलेबस के हिसाब से सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, नए सिलेबस के हिसाब से। करंट अफेयर भी बाद में आपको इसमें अपडेट करवाया जाएगा, और 998 रुपए में लॉकडाउन पीरियड का ऑफर है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तुरंत पीडीएफ आपके ऐप में अवेलेबल हो जाएगी, वहां से आप पढ़ सकेंगे, और जैसे ही कुरियर सर्विस चालू हो जाएगी ये नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारा फुल कोर्स है, और फुल कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ये नोट्स आपको फ्री में इसमें दिए जाएंगे, और इसमें काफी सारे वीडियोस पुराने थे वो अपडेट हो रहे हैं, याद रखिएगा पुराने वीडियोस अपडेट होते रहेंगे। और ये भी 2299 में लॉकडाउन पीरियड में आपके लिए ऑफर है, इसको ज्वाइन आप कर सकते हैं। ये एक बार और बता दूं, अगर क्विज 2020 में पार्टिसिपेट आप करना चाहते हैं, इसमें आपके पास 5000 का फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज 2500 का जीतने का मौका है। 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देके एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पर आपको जो है जुडिशरी एग्जाम कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अधिक जानकारी के इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। 24 मई को टेस्ट होगा, उसमें जो सबसे टॉप स्कोरर रहेंगे उनको ये इनाम दिया जाएगा, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों की सारी क्वेरीज खत्म हुई होंगी, मैंने काफी चीजें बता दी। नोट्स जिनके पास नहीं पहुंचे हैं आप बिल्कुल ना घबराएं, आप सबके नोट्स 100% पहुंचेंगे। केवल और केवल कुरियर के खुलने का इंतजार है, जैसे ही कुरियर ओपन होगा आप लोगों के नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। ये संकट की घड़ी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है किस कंडीशन में हम सब लोग चीजें कर रहे हैं। तो चलिए, आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है नोट्स सैंपल वीर चौहान किसी से भी पूछ लो नोट्स कैसे हैं, सैंपल आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी से भी पूछ लो। हम पिछले बहुत लंबे समय से इस फील्ड में है, तो टॉप क्लास के नोट्स हैं। ये समझ लीजिए कि जितना प्राइस आपसे वसूला जा रहा है उसकी अपेक्षा में नोट्स आपको कई गुना अच्छे दिए जा रहे हैं, राइट। चलिए, और अगर पॉसिबल हुआ तो सैंपल नोट्स भी उपलब्ध आपके लिए करवा दिए जाएंगे। फुल कोर्स तो चालू है, बहुत पहले से फुल कोर्स चालू है। हाँ, स्टार्ट करवाएंगे, मेंस की क्लास भी आप लोगों के लिए स्टार्ट करवाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।